बीबीए का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट कहिए या फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट कहिए। अगर आप ये वाला पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें टॉप 10 गेस्ट क्वेश्चंस है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो करने के बाद आपका एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सब कुछ एग्जाम डेडिकेटेड है। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। ठीक है, कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट होता है, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग पहले समझना है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स का एग्जांपल। ठीक है, फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है एंड डिस्कस द रीजंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्यों यूज होता है इसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स लिखना है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट फेजेस है, मार्जिनल कॉस्टिंग डिस्कस करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये चीजें, एंड लास्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला वाला बहुत इजी है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जो कि रिकॉर्ड करता है, मतलब जो कि डील करता है रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालाइज, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसा समझिए किसी भी बिजनेस के कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करना, उसको एनालाइज करना, उसको एलोकेट करना एंड उसको कंट्रोल करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। इनकर्ड इन प्रोसेस गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो वही चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो ब्रांच है या फिर अकाउंटिंग का वो एरिया है जिसमें आप कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी मतलब गुड्स प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आया उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, एलोकेट करना करते हैं। ठीक है, इट्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जॉब, प्रोसेस एंड सर्विस। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो हम लोग बना रहे हैं या फिर कोई भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट एक्चुअली में पता किया जा सके। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं तो इसमें क्या कॉस्टिंग आ रही है, टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, नोट्स, ये जो भी सेटअप वेटअप है सब मिला के। या फिर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए चाय बना रहे हैं, तो उसमें क्या कॉस्ट आ रही है, तो उस चीज को समझने के लिए जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। गॉट इट। तो आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या है। तो सबसे पहला है एस सर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब है टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जॉब, प्रोसेस एंड सर्विस। बेसिकली आप इसको ये भी लिख सकते हैं टू गेट द कॉस्ट या फिर टू फाइंड द कॉस्ट। यानी पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्चुअल कॉस्ट फाइंड किया जाए। दूसरा है कंट्रोल किया जाए कॉस्ट को, टू कंट्रोल कॉस्ट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट एंड प्री डिफाइंड कॉस्ट। यानी आप कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। आप सुने होंगे मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है कि प्री डिटरमाइन, यानी पहले से हम लोग तय किए थे कि चाय हम लोग 3 से 4 रुपए के कॉस्ट में बनाएंगे। अब हो सकता है कि रियल में वो 6-7 रुपए पड़ रहा हो, तो वो कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प करता है। फिर होता है कॉस्ट रिडक्शन, टू आइडेंटिफाई अननेसेसरी एक्सपेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। तो कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्रॉफिट एनालिसिस में हेल्प करता है। फिर बजटिंग में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग बजट्स एंड कंट्रोलिंग फ्यूचर एक्सपेंडिचर। तो एक तरह से आपको बजट कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलता है, यानी नेक्स्ट टाइम के लिए बजट बनाने में कितना कॉस्ट आएगा किस चीज का। ठीक है, फिर आता है आपका मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये सब जगह जितना भी आप मैनेजमेंट में सब्जेक्ट में एक्टिविटीज करते हैं सब डिसीजन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, टू हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। मान लीजिए अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को हर चीज का ना एक कॉस्ट पता करना होता है। ठीक है, कि रॉ मटेरियल्स का क्या कॉस्ट आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम करने में कितना खर्च आ रहा है, पूरे फाइनल गुड्स का क्या कॉस्ट आ रहा है, ये सब चीज पता चलता है। नेक्स्ट इवेल्युएशन ऑफ कॉस्ट, बस ऐसा समझिए ना कि हम लोग नॉर्मली तो प्राइस बता देते हैं कि मेरे फाइनल प्रोडक्ट का ये प्राइस है, बट उसका जो अधूरा टर्म है उसका क्या प्राइस है। जैसे मिठाई का प्राइस तो पता चला, बट जो मिठाई के लिए बीच में खोआ बना उस खोआ का क्या प्राइस होगा, तो ऐसा कुछ टर्म मान सकता है। फिर अ कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी, टू कंपेयर द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, डिपार्टमेंट और यूनिट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको जनरली ऐसा समझिए एक सिंगल वो दे देता है, क्या कहते हैं, मतलब मापने का तरीका दे देता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस पीरियड में काम अच्छा हुआ था, किस यूनिट ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसी बहुत सारी चीजें। ठीक है,
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट हैं। कोई भी चीज का कॉस्ट पता करने के लिए उसमें क्या क्या हिस्सा होता है। बेसिकली ऐसा समझिए कि अगर गाड़ी का कॉस्ट हुआ तो आपको पता है ना कि चक्का, टायर, हैंडल सबका मिला के कॉस्ट होता है। तो वैसे ही किसी भी चीज का कॉस्ट का क्या क्या एलिमेंट्स होता है, ठीक है, एंड सबका एग्जांपल भी देखना है। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट टू द टोटल कॉस्ट। यानी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वो चीज है, ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके किसी भी फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस का पूरा कॉस्ट बनाते हैं, मतलब जुड़ जुड़ के कॉस्ट बनेगा। जैसे चाय का कॉस्ट, दूध, चीनी, गैस, या फिर वो जो आदमी काम कर रहा है उसका उतना टाइम का मजदूरी, सब मिला के बनता है। तो प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, देयर आर थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो देखिए तीन मेन टर्म है। पहला तो मटेरियल कॉस्ट यानी कि दूध, चीनी, चायपत्ती, ठीक है। तीसरा लेबर कॉस्ट, उसमें जो काम किया गया वो, एंड सॉरी तीसरा हम लिख दिए गलती से, ये दूसरा है, ठीक है। पहला था मटेरियल कॉस्ट यानी दूध, चीनी, चायपत्ती। दूसरा था लेबर कॉस्ट जो उसमें लेबर लगा, और तीसरी चीज है एक्सपेंसेस यानी इसके अलावा जो वहां पे बिजली चल रहा है या फिर जो आप रूम रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, तो अदर चीज है। तो डिस्कस करते हैं क्या करके। मटेरियल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो मटेरियल लगा उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आपको डायरेक्टली दिखता है कि ये इस चीज से बना है। जैसे किसी फर्नीचर में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, लकड़ी। जनरली फर्नीचर में लकड़ी लगा होता है। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जो आपको प्रोडक्ट देख के लगता नहीं है बट वो इंटरनली लगा होता है, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, कॉटन वेस्ट एंड क्लीनिंग मटेरियल। अब जैसे मान लीजिए आप लकड़ी का कोई देखते हैं तो उसमें जो कांटी वगैरह, कील वगैरह जो होता है ना लगाया गया, ठीक है, या फिर जो फेविकॉल वगैरह लगा, वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है। आपको लकड़ी के फर्नीचर में डायरेक्ट मटेरियल क्या दिखता है कि हाँ ये लकड़ी है, बट उसमें इनडायरेक्टली भी बहुत सारा मटेरियल लगता है, ठीक है। जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती, आपको चाय के बारे में याद था बट आप भूल गए कि इलायची और अदरक भी लगता है, ठीक है। तो वो एक इनडायरेक्ट मटेरियल है जो बस थोड़ा सा फील होता है। बात करते हैं लेबर कॉस्ट का। तो लेबर कॉस्ट क्या है, जैसे कि वेजेस, सैलरी जो आप वर्कर को पे करते हैं काम करने के लिए। जैसे डायरेक्ट लेबर क्या है, वेजेस पेड टू वर्कर डायरेक्टली इंगेज इन प्रोडक्शन, यानी डायरेक्ट एक डायरेक्ट लेबर वो है जो आपको क्लियरली आप जिसको पैसा दिए काम करने के लिए। मान लीजिए जो आपकी दुकान पे चाय बनाने वाला है वो 500 रुपए प्रतिदिन लेता है या लेती है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट एक तरह का खर्चा है। वेजेस पेड टू कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर, अब यहाँ पे फर्नीचर वाले बनाने वाले को जो है ना उसको 1000 रुपए या 500 जो मिला तो वो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, वेजेस पेड टू वर्कर हु असिस्ट प्रोडक्शन इनडायरेक्टली, मतलब जो इनडायरेक्टली उसमें असिस्ट करते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर, वहां देख रेख करने वाला, वॉचमैन या मेंटेनेंस स्टाफ, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। फिर आता है एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल लेबर इनकर्ड इन प्रोडक्शन। तो एक्सपेंसेस कुछ एक्स्ट्रा खर्च है जो डायरेक्ट ना तो मटेरियल के तौर पे लगा है ना लेबर कॉस्ट के तौर पे लगा है। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए मटेरियल में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और एक्सपेंस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जो क्लियरली दिखता है, और इनडायरेक्ट जो मतलब कहते हैं ना उसको, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि शादी ब्याह में कभी कभी इधर उधर भी कुछ कुछ खर्च हो जाता है, ठीक है। हर चीज का बजट बनाइएगा फिर भी कुछ इनडायरेक्ट खर्चा हो जाता है, वही बात है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और जॉब, जैसे कि रॉयल्टी पेड टू प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो क्लियरली आपको दिखता है कि हाँ एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। जैसे मान लीजिए रॉयल्टी दिया, रॉयल्टी का क्या होता है, किसी भी सिंगर का आप गाना बजाइएगा ना अपने डिस्को में तो आपको उसको कुछ पैसा देना होता है, ये रूल है, ठीक है। या फिर आप किसी ऑथर का बुक का कुछ टर्म लाइन अगर किसी के मान लीजिए कोई शो में बोल दिए तो उसका भी कुछ रॉयल्टी देना होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है विच कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं दिखता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी सामान आप जिस दिन खरीदते हैं वो भले ही आप 2000 रुपए का लाए, ठीक है, बट नेक्स्ट डे उसका वैल्यू 1500 होगा, क्योंकि आप बेचने जाइए तो 2000 नहीं मिलेगा, बोलेगा नहीं तो पुराना हो गया 1500। 4-5 दिन हो गया तो बोलेगा नहीं अब तो आधा ही पैसा लेंगे। तो इस चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समय के साथ किसी वस्तु के मूल्य में जो गिरावट होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत लोग पढ़ते हैं मैथ्स में। कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज आता है सबसे पहले याद रखिएगा। देखिए क्या क्या कंपोनेंट है। पहला है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। प्राइम कॉस्ट यानी मेन कॉस्ट पता करना है तो दूध, चीनी, चाय पत्ती,
वो जो वहां काम करता था उसका मजदूरी, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऐसा समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकता है। मान लीजिए वहां पे चाय की दुकान पे कोई गाना गाने वाला था, ठीक है, वो एक्स्ट्रा खर्च है एक्सपेंस के तौर पर, ठीक है। फिर आता है आपका वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, इसको बोलते हैं वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें आपका प्राइम कॉस्ट प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री का कोई भी एक्स्ट्रा चीज है उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी किसी चीज को बनाने में कितना पैसा लगा, तो ये होता है वर्क कॉस्ट, ठीक है, मतलब ये जो फैक्ट्री कॉस्ट निकला, ठीक है। इसके साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी का बड़ा बड़ा है, लोग सब एक्स्ट्रा जो प्लानिंग व्लानिंग करता था उन सब का कॉस्ट निकल गया। तो पहले ऐसा समझिए ना कि तीनों डायरेक्ट को जोड़ के आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, यानी एक्चुअल मोटा मोटा खर्चा कितना आ रहा है। फिर वो जो मोटा खर्चा है उसमें फैक्ट्री का एक्स्ट्रा खर्चा, लाइट बिजली बल्ब ये सब जोड़ दीजिए तो आपको वर्क कॉस्ट मिल गया, यानी काम करने का पूरा कॉस्ट, मतलब सामान और उसका आदमी वादमी लेके। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन का पूरा कॉस्ट निकालेंगे तो वर्क कॉस्ट जो आया उसको आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च जोड़ दीजिए। फिर आपका मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, फाइनल कॉस्ट सेल्स ही निकालना है हम लोगों को कि कितना में सामान बिकेगा। तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड जोड़ दीजिए, सेलिंग प्राइस वगैरह जोड़ दीजिए। क्लियर? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरे पास देखिए पहले याद रखिए, बेसिक बेसिक सब जोड़िएगा तो प्राइम कॉस्ट निकलेगा सबसे पहले, प्राइम कॉस्ट यानी मेन कॉस्ट कितना आया। फिर आपको अगर आप उसी प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ दें, और एक एक काम करते हैं इसको ना हम थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि आप लोग ये याद रखें क्योंकि इसमें से कुछ पूछा तो फिर गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए जो आपका प्राइम कॉस्ट है, प्राइम सी लिखते हैं, ये आपका आता है ये तीनों चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस में डायरेक्ट मटेरियल के अलावा क्या लगता था, लेबर, और साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो सबको जोड़ देंगे तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग को क्या पता करना होता है, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे पता चलेगा, वर्क कॉस्ट आपको अगर प्राइम कॉस्ट पता चल गया जो कि आप सबको जोड़ के ऊपर से निकाल लेंगे, प्राइम कॉस्ट में आप जोड़ दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, बस ऐसा समझ, ओवरहेड वर्ड का मतलब ऐसा समझिए ना, ओवरहेड ये होता है कि जब आप कोई काम के अलावा कुछ बाहरी चीजें जो आप करना पड़ता है वो चीज को ओवरहेड बोलता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका वर्क कॉस्ट मिल गया। अब वर्क कॉस्ट से आपको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में सर्विस या प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट आया, तो ये आपका कैसा निकलेगा, वर्क कॉस्ट और प्लस में ऑफिस कॉस्ट मान लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्लियर? कि ऑफिस का जो लोग काम कर रहे थे एक्स्ट्रा, उन लोग का प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह बनाने में उन लोग का, ठीक है। फिर फाइनल आपका चीज तय होता है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली कहते हैं, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कितना में कोई चीज बेचा जाएगा। प्राइम कॉस्ट ये होता है ना कि चाय में एग्जैक्टली कितना का मटेरियल लगा है, कितना का लैब लगा है, कितना का एक्सपेंस, कितना का लेबर लगा है, कितना का एक्सपेंस लगा है। और वर्क कॉस्ट ये होता है कि आप जो प्राइमरी कॉस्ट जो आप निकाले सब कुछ बेसिक बेसिक जोड़ के उसमें फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दीजिए। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, वो जो वर्क कॉस्ट आया उसमें आप ऑफिस का भी खर्चा जोड़ दीजिए। और फाइनल सेल्स का कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, बेसिकली ये वाला चीज लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस में सेलिंग का जो ओवरहेड है, यानी सेलिंग में जो मार्केटिंग का खर्चा आएगा, एम्प्लॉयज वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट वगैरह करने का, तो वो सब चीज आता है। तो ये चारों टर्म ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, नोट्स में एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दे रखा है, मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल 10,000 का है, डायरेक्ट लेवल 5,000 का लेबर लगा है और 2,000 का क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आपका प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ दीजिए, बेसिकली एक एग्जांपल लेके बता दीजिएगा। और फिर आपको मन करे तो फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 मान के आप वर्क कॉस्ट निकाल दे सकते हैं। ऑफिस खर्च मान लीजिए 10,000 मान लिए तो वो भी जोड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस भी मान लीजिए 2,000 मान लिए तो उससे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा। तो द मेन एलिमेंट क्या है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 एलिमेंट है ये, मटेरियल, सामान, लेबर और थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा खर्चा। अब बात करते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, ठीक है, और ये कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों जगह क्यों है, ठीक है। तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि
रिकॉन्साइल करता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस सोन इन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका ना रिकॉन्सिल स्टेटमेंट बस यही बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस है, और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस जो आप कॉस्ट अकाउंट्स में या फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाए हैं। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में बस क्या बताता है, डिफरेंस को रिकॉन्सिल करता है। ठीक है, अब बेसिकली एक काम याद रखिए, आप सबसे पहले ये रिकॉन्सिल वर्ड को गूगल कर लीजिए, इसका मतलब समझ जाएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, टू फाइंड अ वे डीलिंग विद टू आइडियाज। रिकॉन्सिल मतलब दो अलग अलग चीजों से आप कंपैरिजन या फिर दो या अलग अलग चीजों से क्या कहते हैं, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं नॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अब फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है आपको याद होगा, जिसमें आप जर्नल लीजर ये सब बनाते थे उसको बोलते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग वो होता है जिसमें आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहला आइटम शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में क्यों डिफरेंस है यही चीज बताता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, हाँ, तो सबसे पहले क्या, आइटम शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट, सर्टेनली आइटम्स आर रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट सच एज इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट एंड सेल एसेट, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बोलता है कि सबसे पहली चीज क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या मतलब वो चीजें शो करी जाती हैं, क्या क्या डिटेल शो करी जाती है। तो ये सिर्फ कुछ लिमिटेड डिटेल है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, यही सब सिर्फ इसमें शो किया जाता है। फिर आता है प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस, मतलब some expenses are recorded only in financial account such as interest or loans, loss on sale of asset, income tax and fines। ठीक है, तो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपका सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में मेंशन होता है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट मे यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेट्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आप देख सकते हैं कि रिकॉन्सिलेशन क्यों जरूरी है, आपका मतलब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में एक तरह से मतलब प्रॉफिट सॉरी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है इसलिए बनाया जाता है ताकि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया है उसको रिकॉन्साइल किया जा सके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसको एक बार आप बस इंपॉर्टेंट थ्योरी आप इसको देख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी के लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड असर्टेन सेपरेटली फॉर ईच स्पेसिफिक जॉब और ऑर्डर। तो जॉब कॉस्टिंग में ही होता है कि आप किसी भी चीज का कॉस्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, जॉब और ऑर्डर से आप उसका कॉस्ट डिराइव करते हैं। ईच जॉब इज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट यूनिट, एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर एंड रिपेयर वर्क। तो जॉब कॉस्टिंग में ही होता है कि आप किसी भी चीज का कॉस्टिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, आप अपने पूरे प्रोसेस को छोटा छोटा जॉब में मानते हैं और हर जॉब का कॉस्ट जोड़ के आप फाइनल पूरा जॉब का कॉस्टिंग निकालते हैं कि काम करने में कितना खर्चा लगा। फीचर क्या है, ईच जॉब इज सेपरेट एंड आइडेंटिफाइबल, मतलब इसमें सारे जॉब सेपरेट होता है। इस सेपरेट जॉब शीट इज मेंटेन फॉर ईच जॉब, यानी हर जॉब के लिए अलग अलग जॉब शीट मेंटेन किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, मतलब क्या है, किसी एक जॉब में ही आप क्या करते हैं, उसका क्या क्या मटेरियल लगा, क्या क्या लेबर लगा, मतलब कितना लेबर कितना एक्सपेंस लगा, वो सब आप एक ही जॉब में उससे रिलेटेड सारा लिस्ट कर देते हैं। फिर आता है ओवरहेड आर एलोकेटेड और अपॉइंटेड टू द जॉब्स, यानी अगर उसी एक पर्टिकुलर हिस्सा में कोई ओवरहेड हुआ तो वो भी इसी में जोड़ दिया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर कस्टमाइज्ड और स्पेशल प्रोडक्शन। अब ये जनरली कभी भी आप कस्टमाइज प्रोडक्शन ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई टी शर्ट प्रिंट करवाना चाहता है, ठीक है, और वो टी शर्ट पे कुछ अपना खास तरीके का प्रिंट या पैटर्न कराना चाहता है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको हर चीज का मतलब चूंकि आपको प्रिंट में एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है तो आपको उस एक पर्टिकुलर का पैसा कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज करना है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि मतलब ऐसा समझिए टी शर्ट बनाने का कॉस्ट अलग से आप उसका पूरा कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे, फिर उस पर प्रिंटिंग का अलग से कॉस्ट करेंगे, मतलब हर जॉब को आप अलग अलग सेक्शन के तौर पे मानेंगे और सबका इंडिविजुअली कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फाइनल कॉस्ट सबको जोड़ के निकालेंगे। एक होता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग एक ऐसा
फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग है इन विच नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड एज वन बैच। बैच कॉस्टिंग में ये होता है, एक तरह से ये जॉब कॉस्टिंग का ही एक दूसरा फॉर्म है या दूसरा वर्जन कह दीजिए, जिसमें क्या होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी किसी जगह पे दो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट होगा तो उसको एक सिंगल बैच के तौर पे ट्रीट किया जाता है। सिंगल बैच मतलब एक सिंगल ग्रुप के तौर पे। द कॉस्ट ऑफ द बैच डिटरमाइंड फर्स्ट एंड देन द कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि हम लोग डायरेक्टली एक सिंगल, मान लीजिए ऐसा कोको कोला बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग एक कोको कोला के सिंगल बॉटल का कॉस्ट नहीं पता करते हैं। वो एक जो कार्टन बनता है 15 या 25 बॉक्सेस का, शायद 9 बॉक्सेस का होता है, तो उसका हम लोग उसको एक बैच मानते हैं और उस बैच का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और बाद में फिर उससे 9 से डिवाइड करके आप उसका एक सिंगल कॉस्ट पता कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि मेडिसिन, बिस्किट, शूज एंड गारमेंट, तो इसमें आप बैच कॉस्टिंग का यूज करते हैं। बैच कॉस्टिंग बस यही बोलता है कि आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं पता करते हैं, उसका ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को एक बैच मान लेते हैं और उस बैच का कॉस्ट पता करते हैं। तो बैच कॉस्ट अगर आपको पता हो, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच पता हो, तो सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए बस आपको नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि कोई एक दवाई का पत्ता है, उसका कॉस्ट आ रहा है 500 रुपए और उसमें क्या है 10 दवाइयां हैं, तो आप 500 बटा 10 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक दवाई का कॉस्ट कितना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है यूज्ड, जहां पे वैसी जगह पे यूज करेंगे जहां प्रोडक्शन पासेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस और स्टेजेस। अब प्रोसेस कॉस्टिंग वहां यूज करते हैं जहां आपका जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग स्टेप्स में या अलग अलग स्टेजेस में होके जाता है। ठीक है, द कॉस्ट इज कलेक्टेड सेपरेटली फॉर ईच प्रोसेस। एग्जाम्पल सुगर, पेपर, सीमेंट, केमिकल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या है, कॉस्ट हर प्रोसेस का अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा समझिए कि जॉब कॉस्टिंग में ये था कि पूरे अलग अलग, मतलब पूरा जो कंप्लीट डेवलपमेंट है उसको क्या किया जाता है, अलग अलग एक जॉब मान लिया जाता है कि अगर मान लीजिए टी शर्ट बनाना है तो टी शर्ट को प्रोड्यूस करना एक अलग जॉब है, टी शर्ट पे प्रिंट करना एक अलग जॉब है, फिर टी शर्ट को मतलब, हाँ ये दो बेसिक भूल सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग ये होता है कि आप अपना पूरा वो को क्या बोलते हैं, पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है उसको आप अलग अलग प्रोसेस में मान के चले। जैसे सीमेंट के केस में मान चल सकते हैं कि पहले रॉ मटेरियल्स एक जगह पे इकट्ठा करना, मतलब रॉ मटेरियल एक जगह पे लाना है, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि उनका मिक्सिंग, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, फिर मिक्सिंग के बाद हो सकता है कि उसमें हम लोग कुछ एक्सटर्नल जो मटेरियल्स डालेंगे वो एक, आप बोल सकते हैं एडिशनल मटेरियल, वो एक अलग प्रोसेस है। तो ऐसे हर प्रोसेस का कॉस्ट निकलता है और लास्ट में फिर सारे प्रोसेसेस का कॉस्ट जोड़ के कॉस्ट पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन पास थ्रू टू और मोर प्रोसेस। हो सकता है कि प्रोडक्शन दो से ज्यादा प्रोसेसेस, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस हो प्रोडक्शन में। कॉस्ट इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच प्रोसेस, यानी हर प्रोसेस को करने में कितना पैसा कितना खर्च आया ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द आउटपुट इज ऑफ वन प्रोसेस मे बिकम इनपुट, मे बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में यही होता है कि अगर आप एक प्रोसेस का आउटपुट देखेंगे तो दूसरे प्रोसेस के लिए एज ए इनपुट हो सकता है। इट इज सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन और ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट। अब ये बहुत ज्यादा सुटेबल है जहां पे भी आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, मतलब मास प्रोडक्शन होता है, मतलब बल्क में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, होमोजेनियस मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिस्कस करना है और इसका फीचर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कि लार्ज स्केल और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे यूज होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग उन प्रोडक्ट पे लगता है जो लार्ज स्केल मतलब बड़ा प्रोजेक्ट हो और लॉन्ग टर्म का हो। ठीक है, अंडर दिस मेथड ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट यूनिट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड सेपरेटली। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो भी हर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट के तौर पे मान के चलते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ ईच, हर कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग कॉस्ट जो होता है वो अलग अलग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट यानी ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट, यानी कि आप अपने काम में बहुत सारा चीज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आप क्या करते हैं हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कर दें और हर कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉस्ट की तरह माने कि ये कॉन्ट्रैक्ट का इतना कॉस्ट, यानी ये इस काम का इतना कॉस्ट, इस काम का इतना कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है लार्ज स्केल वर्क। इट इज जनरली यूज्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट्स सच एज बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स।
अब जैसे मान लीजिए इसका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एग्जांपल मान लीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले किसी नदी पे पुल बनाना है, तो नदी पे उतनी एरिया का जहां पे भी पिलर वगैरह बनाना है उस एरिया में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं एनालिसिस वगैरह करना कि कहाँ पे पिलर बनाना ठीक रहेगा। तो ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं किसी मतलब क्या बोलते हैं ऐसे किसी लोगों को जो एनालिसिस वगैरह का काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं मतलब मटेरियल रिसर्च करने का या फिर किसी अलग मतलब कोई भी एक खास काम को आप क्या करते हैं किसी एक खास कंपनी को या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कुछ पैसे में और उसी को आप मान लेते हैं कि इस चीज का कॉस्टिंग। फिर होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली टेक्स अ लॉन्ग पीरियड फॉर कंप्लीशन यानी ज्यादा समय लगता है। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट साइड। मोस्ट ऑफ द वर्क इज परफॉर्म्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट साइड यानी मैक्सिमम जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइड पे किया जाता है। फिर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अकाउंट क्या होता है आप लोग अकाउंटिंग में पढ़े होंगे कि हाँ कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ कितना पैसा दिए कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट से आया। तो ये जो डेबिट क्रेडिट वाली चीज है हर मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक अलग से मतलब उसका एंट्री और जो भी एंट्रीज है उसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी उस चीज में जितना भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी खर्च हुआ उसको हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। फिर होता है वर्क सर्टिफाइड। द कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ वर्क इज एग्जामिन्ड एंड सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। फिर आपको उसमें वर्क को सर्टिफाई किया जाता है कि इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था इसमें ये चीजें होना था क्या ये हुआ या नहीं हुआ। फिर होता है रिटेंशन मनी। ए पार्ट ऑफ सर्टिफाइड अमाउंट इज रिटेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी अंटिल द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिटेंशन मनी वो होता है जैसे मान लीजिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो जब तक कॉस्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक आप कुछ पैसा होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। द प्रॉफिट मे बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट ये होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट जो भी हुआ तो वो हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आप अलग से मेंशन करते हैं। फिर होता है प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड एट द साइट आर चार्ज टू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यानी जो भी मशीनरी जिस काम में यूज हुआ है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के एडिशन में जोड़ा जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मतलब नेक्स्ट बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वैसे इसमें कुछ खास करना नहीं, हम आपको बताते हैं क्या क्या। सबसे पहली बात प्रोडक्ट फेजेस या फिर प्रोडक्ट फेजेस को 3 प्रोसेस बताया गया। मतलब एक मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस यानी एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास करता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड सो द प्रोसेस कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब ये बताता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। जैसे हो सकता है वही सीमेंट वाला एग्जांपल, सबको इकट्ठा करना, सबको मिक्स करना और फिर उसको पैकिंग करना, ये 3 प्रोसेस मान लेता है, ठीक है। तो यही बताता है कि आप तीनों प्रोसेस का कॉस्ट एक एग्जांपल कॉस्ट लिस्ट कीजिए और फिर उसका फाइनल कॉस्ट भी आप हमें बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका छठा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। फिर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, कॉस्टिंग का जिसमें ओनली वन वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एंड 8 है, फिर क्या था ये ब्रेक इवन पॉइंट है एंड एक है बजटरी कंट्रोल, फिर एक और कुछ है, अरे हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो क्विकली डिस्कस करेंगे हम, बहुत जल्दी फास्ट में बताने की इस वीडियो में ट्राई की है एंड आई एम सॉरी अगर हम कुछ जगह पे कहीं मिस कर गए या फिर कोई टॉपिक बहुत जल्दी खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जस्ट थोड़ी देर में अपलोड करेंगे।